हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईरान एंड यूएसए। दोनों के बीच में न्यूक्लियर इश्यू को लेकर डिस्कशन जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इन डीलिंग विथ ईरान्स न्यूक्लियर इश्यू। कैरेट एंड स्टिक का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के साथ डील करना चाहते हैं या फिर डील कर रहे हैं तो कैरेट एंड स्टिक में ये होता है। कैरेट इन द सेंस कि आप उनको अच्छी चीज़ें जो हैं वो ऑफर करेंगे, एंड स्टिक का मतलब ये होता है कि अगर कुछ गड़बड़ी की तो फिर आप लात भी मारेंगे, यू नो। सो दिस इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक। एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको दी है। अब यूएसए और ईरान के बीच में डिप्लोमेसी की शुरुआत इन द सेंस इस इश्यू को लेकर, ये जो तेहरान है, तेहरान ईरान का कैपिटल है, तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में बातचीत जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहली बार इस विषय को लेकर बातचीत जो है वो ओमान का जो कैपिटल है मस्कत, इसमें डिस्कशन हुई थी। सेकंड डिस्कशन जो है ये रोम में हुई थी, और अब तीसरी डिस्कशन जो है, तीसरा राउंड जो है डिप्लोमेसी का, वो भी कंफर्म हो चुका है। और यहां पर यह ध्यान में रखिए कि ओमान जो है इट इज़ एक्टिंग एज ए मीडिएटर। दोनों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर ओमान नाम का जो देश है, जो यूएस इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं ओमान के। वैसे ओमान जो है वो नेगेटिव चीज़ों की वजह से न्यूज़ में नहीं रहता है। जनरली हमें पॉजिटिव चीज़ों की वजह से ही ओमान जो है वो न्यूज़ में देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। ओके, तो यहां पर डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड कि टेंशंस जो हैं वो अभी भी उतने ही ज़्यादा हाई हैं। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसको साइन किया गया था। इस विषय पर मैंने कई बार डिस्कशन की है, तो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि ईरान न्यूक्लियर डील में क्या हुआ था, लेकिन यहां पर मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि 2018 में उस समय पर ट्रंप 1.0 चल रहा था। अभी ट्रंप 2.0 है। दूसरी बार ट्रंप साहब जीते ना इलेक्शन, बीच में बाइडेन साहब की सरकार थी, तो उससे पहले ट्रंप की सरकार थी। तो ओबामा के टेन्योर के दौरान 2015 में ये डील जो है वो उसको साइन किया गया, लेकिन 2018 में यूनिलैटरली ट्रंप साहब ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया था। तो तब से ईरान ने क्या किया, ईरान को लगा कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर आप डील के बाहर निकल रहे हैं तो फिर हमें भी नहीं पड़ी है, वी विल स्टार्ट आवर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़। और बहुत ही एग्रेसिवली ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो हैं उसको स्टार्ट कर दिया। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज़ आ चुकी हैं कि कुछ हफ्तों के अंदर ही ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन अभी जियोपॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि अभी ईरान का जो एक रीजनल इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। उसके पीछे एक रीज़न है, आप देखिए सीरिया जो है उसमें जो बसर अल असद की जो रेजिम थी तो वो गिर चुकी है। प्योर ईरान का सपोर्ट मिलता था सीरिया को, असद रेजिम को। इसी के साथ जो लेबनन है और जिस प्रकार से इसराइल जो है उसने धड़ाधड़ स्ट्राइक की है, तो ईरान अभी उतना ताकतवर नहीं रहा है। लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल कि अभी वो इतना केपेबल हो चुका है कि कुछ हफ्तों के अंदर ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता रखता है। और इसराइल ने तो यूएसए को ये भी कहा कि फॉरगेट अबाउट दिस ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये न्यूक्लियर डील के साथ कोई चर्चा करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली जो ईरान की जो साइट्स हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ चल रही है तो उसके ऊपर एक स्ट्राइक कर देते हैं, उसके ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं। लेकिन अभी जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने या फिर यूएसए ने इस चीज़ को अभी ब्रेक लगा कर रखी है, पॉज बटन दबाया है कि अभी आप उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। तो ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पर एक कैरेट एंड स्टिक का अप्रोच जो है वो अडॉप्ट किया है, और यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैं वो टेबल पर रखी जा रही हैं। यूएसए ने कहा कि हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक वार्निंग भी दी है कि अगर ये डील जो है, अगर ये बातचीत जो है ये फेल रही तो फिर ईरान को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यूएसए ने क्या किया है, जो येमेन में हूतीस हैं तो हूतीस पर एरियल कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। इनफैक्ट वेस्ट एशिया में यूएसए ने अपनी जो मिलिट्री है उसका प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वहाँ पर B-2 बॉम्बर जैसे जो प्लेन्स हैं वो भी वहाँ पर रख दिए हैं, वो भी वहाँ पर
स्टैंड बाय पर रखे हैं कि अगर ये डील फेल होती है तो फिर ईरान पर बहुत बड़ा हमला जो है वो हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, अगर कोई मिलिट्री अटैक होता है ईरान पर, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाले हैं, खास करके रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर। और एक तरफ आप जानते हैं इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन और ये जो रशिया है उनके बीच में इश्यू चल रहा है, सूडान का इश्यू चल रहा है जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले बात की थी। अभी इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो भी काफ़ी क्रिटिकल है। और ऐसे समय में अगर यूएसए और ईरान के बीच में कोई इश्यू स्टार्ट हो जाता है तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर द होल वर्ल्ड। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो कोई एक जगह पर नहीं है, वो अलग अलग जगहों पर हैं, वो और अंडरग्राउंड है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिस्ट्रॉय करना जो है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि 2015 में जो डील हुई थी ना, तो उससे पहले जो दुनिया के अलग अलग पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्होंने यही सोचा कि द बेस्ट वे टू डील विथ ईरान इज़ विथ डिप्लोमेसी, क्योंकि जो मिलिट्री सॉल्यूशंस हैं वो उतने ज़्यादा वायबल नज़र नहीं आते थे, उस समय पर भी नहीं है और आज भी नहीं है। तो अभी जो डिस्कशन चल रही है और होने वाली है, तो इट इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटी जिससे ये न्यूक्लियर इश्यू जो है इसको डिप्लोमेसी के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ यूएसए शुड एक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। जैसे इजराइल कहे वैसे अगर यूएसए करेगा तो चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। दूसरी तरफ जो ईरान क्या चाहता है, ईरान ये चाहता है कि उन पर जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए गए हैं, ये सारे सैंक्शंस जो हैं वो हटा दिए जाए। इसी के साथ साथ उनको सिक्योरिटी की गारंटीज जो हैं वो भी दी जाए, राइट। इजराइल की जो एक्शंस हैं, जैसे इजराइल ने असद रेजीम, फिर लेबनान, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बात बताई, तो ये सारी चीज़ों की वजह से फ़िलहाल ईरान का जो एक पावर है, जो ईरान का जो इन्फ्लुएंस था इस क्षेत्र में, वो थोड़ा बहुत डिमिनिश हुआ है। तो लेट्स होप कि ये जो डिप्लोमेसी है वो सक्सेसफुल हो जाए एंड लेट्स होप कि ये सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें हट जाए, ईरान को जो सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए वो मिल जाए और ईरान एक और देश ना बने जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, राइट। दिस वन इज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ उसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज डिसीजन टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी इन रिस्पॉन्स टू द पहलगाम टेरर अटैक। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए। आप जानते हैं कि वीज़ा कैंसलेशन, फिर काउंसिलर ऑपरेशंस जो है तो उसमें सस्पेंशन ऐड कर दिया, अटारी बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया है, और इसी के साथ साथ ये जो IWT है तो इसको भी सस्पेंड किया है। और भारत ने कहा है जब तक पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को लेकर कोई क्रेडिबल एक्शन नहीं लेता है तब तक चीज़ें जो हैं वो वैसी ही रहेगी। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भी भारत ने कुछ इसी प्रकार के कठोर स्टेप्स उठाए थे। अब यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया गया है तो भारत यहां पर एक अपना इंटेंशन जो है वो क्लियर कर रहा है कि पाकिस्तान पर प्रॉपर एक प्रेशर क्रिएट करने की भारत ने पूरी कोशिश यहां पर की है, ओके। और ये जब इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको सस्पेंड किया गया, इसका मतलब यह है कि जो एक परमानेंट कमीशन है जो IWT के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है, तो इनकी सारी मीटिंग्स जो हैं वो अभी बंद हो जाएगी, राइट। नंबर 1, लेट मी राइट इट डाउन हियर, कि जो मीटिंग्स हैं ये कैंसिल हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान एक लंबे समय से कहता है कि भारत जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, डीसिल्टिंग के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए पाकिस्तान से जो टीम्स यहाँ पर विजिट करने के लिए आती जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर भी एक होल्ड लग जाएगा। पाकिस्तान जो है उसने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान ने भी कुछ इसी प्रकार के स्टेप्स जो हैं वो भारत के ऊपर अप्लाई किए हैं, जैसे वीज़ास को कैंसिल करना और ये सारी चीज़ें, ट्रेड को शट डाउन कर दिया एक्सेट्रा। और पाकिस्तान ने ये भी धमकी दी है कि 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है इसको भी वो सस्पेंड कर देंगे। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि IWT को सस्पेंड करने का मतलब यह है कि अगर पानी का फ्लो जो है वो कम किया आपने तो पाकिस्तान विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इस प्रकार की धमकियां जो है वो भी पाकिस्तान ने दी हैं।
और कहा है कि वी विल डू टिट फॉर टैट, जो भी आप करेंगे तो वैसे ही चीज़ें जो हैं वो हम आपके साथ भी करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है ना कि भारत इज रेडी, हम रिटेलिएट करेंगे, और ये भी कहा है कि ऐसी पनिशमेंट मिली गई जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी ना की हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया है। इसी के साथ साथ हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और उनके जो स्टाफ हैं, फॉरेन मिनिस्टर एक्सेट्रा, तो अभी जो दूसरे देशों के जो फॉरेन एनवॉयज हैं, अपोजिशन लीडर्स जो हैं, उनको हम ब्रीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, हम हमारा स्टैंड जो है वो क्लियर कर रहे हैं दुनिया के सामने कि देखिए ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, राइट, एंड वी विल एक्सरसाइज आवर ऑप्शंस। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भारत को ठीक लगेगा, वी विल डू दैट। और इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी नहीं लग रहा है कि भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव जो है वो क्रिएट करेगी। भारत को रोकने की कोई उनका रीज़न नहीं है। दूसरे यूएसए और दूसरे देश जो हैं वो भारत के रिटेलिएटरी मेजर्स पर किसी भी प्रकार का इंटरवीन या फिर हस्तक्षेप करेंगे, ऐसा नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पर ज़्यादा क्रिएट होगा अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से, राइट। तो ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि अभी टेंशन्स जो हैं ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो है ये भी दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों में ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले रही है, और वे सारी चीज़ें करेगी सरकार के जिससे एस्केलेशन ना हो। लेकिन ये जो टेररिस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उनको मुंह तोड़ जवाब तो भारत डेफिनेटली देगा। आज नहीं तो कल एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है जब भी भारत को मिलेगा, तब इंडिया विल एक्सरसाइज दिस थिंग। अब पाकिस्तान को ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि वो टेररिज्म के खिलाफ जो है वो कोई क्रेडिबल एक्शंस जो है वो ले रहे हैं। जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सेफ हेवन बना रहेगा, तब तक पाकिस्तान को इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सहनी पड़ेगी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, राइट। प्रश्न ये है, एनालाइज द सिस्टमिक फेलियर्स that led to the Pahalgam terror attack and suggest measures to strengthen India's security apparatus in Jammu and Kashmir। नो डाउट ये अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ गैप्स तो रहे हैं, राइट। ये सारे गैप्स जो हैं इनको अब आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं हमारी, इनको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो सिस्टम्स हैं इनको फिर से रीओरिएंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो लोकल बिजनेसेस हैं, तो इनके बीच में और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो लोकल बिजनेसेस होता है ना, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर कुछ उनको नज़र आता है कि कुछ गलत चीज़ हो रही है एक्सेट्रा, तो क्या वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आई थी तो क्या उस इन्फॉर्मेशन पर राइट ऑर्गेनाइजेशन या फिर राइट व्यक्ति ने कोई डिसीजन लिया, नहीं लिया, क्या सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर एक थरो इन्वेस्टिगेशन होगी फॉर श्योर। एक और प्रश्न जो उठाया जा रहा है वो ये है कि ये जो बाइसरन वैली है, तो ये बाइसरन वैली जो है इसको विदाउट परमिशन क्या टूरिस्ट के लिए खुला छोड़ दिया था। ये भी खबरें आ रही हैं कि अभी सीज़न जो है उसकी शुरुआत हुई थी और अभी क्लियरेंस नहीं मिला था, और यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो आने लगे, तो किसी ने टूरिस्ट जो हैं उन पर रोक नहीं लगाई। तो इसका जो एक वीकनेसेस हैं, ये जो भी गैप्स रहे हैं, इन सारे गैप्स को टेररिस्ट्स ने एक्सप्लॉइट किया है। इसी के साथ हमारी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको CIBMS कहते हैं, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये आज भी इनकम्प्लीट है। इसकी एक डेडलाइन सेट की गई थी 2018 में, फिर इसको एक्सटेंड करके 2023 में रखा गया। चलो बीच में हम समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से काम जो है वो थोड़ा ठप हो गया था, लेकिन वी आर इन 2025 और आज भी CIBMS जो हैं इट इज़ इनकम्प्लीट। दूसरे जो चैलेंजिंग फीचर्स यहाँ पर हमें ध्यान में रखने हैं वो ये है कि यहाँ की टेरेन जो है इट इज़ नॉट दैट ईजी। वेदर रिलेटेड चैलेंजेस की वजह से जो बॉर्डर फेंसिंग का काम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन सबसे जो दुखद बात है दैट इज़ ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज।
रेड टेपिज्म आज भी हमें देखने को मिलता है। चलो, स्नोफॉल की वजह से फेंसिंग डैमेज हो जाती है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, लेकिन उसके बाद जो रिपेयर का काम है वो फटाफट क्यों नहीं होता है? कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज है। कुछ जगहों पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो सर्वेलेंस के इक्विपमेंट हैं वो बिगड़ जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। तो चलो, वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन वो फटाफट रिपेयर क्यों नहीं होते हैं? पावर शॉर्टेजेस यहाँ पर परसिस्ट करती है। इसी के साथ जो इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग है तो कई बार ये काम नहीं करती बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज। जो जनरेटर्स हैं तो उनमें डीजल नहीं रहता। इस प्रकार की सारी चीज़ें जब इतना बड़ा अटैक हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती है तो दिस आर द थिंग्स दैट कैन बी हैंडल्ड वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन डे टू डे लाइफ। लेकिन ये सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं इनको हमें हटाना पड़ेगा। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन साबित हो सकते हैं। स्मगलिंग रूट्स को हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इससे पहले कि हमारी एक डिस्कशन में हमने देखा था ना कि नेटो ग्रेड जो हथियार है, ये सारे हथियार जो हैं वो पंजाब के माध्यम मीन्स ड्रोन के माध्यम से पंजाब में स्मगल किए जाते हैं। और पंजाब की बॉर्डर अगर आप टाइट करें तो फिर यू विल फाइंड कि नेपाल से एक रास्ता जो है, नेपाल के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में एंटर होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा, राइट? पहलगाम रिफ्लेक्ट्स ए पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स फेलियर रादर देन इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस फेलियर की अगर मैं बात करूं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यूएसए का जो 911 का जो कमीशन बैठा ना, यूएस 911 कमीशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो जो वार्निंग्स दी गई थी यूएसए को, जो वार्निंग्स मिली थी अलग अलग एजेंसीज से, तो जो एक्शनेबल रिस्पॉन्स देना चाहिए था, ये राइट टाइम पर एक्शनेबल रिस्पॉन्स जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। सेम थिंग गोज विथ 26/11, पुलवामा, उड़ी। ये सारे पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि कई बार इंटेलिजेंस के इनपुट्स आते हैं लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से या तो इनको अनसुना किया जाता है या तो फिर इस पर कोई उतना ज़्यादा जोर नहीं देता। और फिर मैंने कहा ना आपको कि मीन्स इससे पहले की डिस्कशंस में भी हमने बात की थी कि 20 में से ये टेररिस्ट जो हैं उनको सिर्फ एक ही बार लकी होना पड़ता है। 19 टाइम्स हम उनको रोक देते हैं, लेकिन एक बार अगर हमने कोई गलती की तो फिर उनको बहुत बड़ा एक सक्सेस जो है वो मिल जाता है। तो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ और एक टाइमली इंक्वायरी, अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली इंक्वायरीज आर क्रूशियल फॉर रिस्टोरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। इजराइल की अगर मैं बात करूं तो इजराइल की जो शिन बेत हैं, तो वहाँ की शिन बेत ने ये एक्सेप्ट किया है, जो हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को, तो लगभग 1.5 साल के बाद इजराइल की शिन बेत ने सारे थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात को एक्सेप्ट किया कि उनके पास इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से आ रही थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर रहा कि वो राइट टाइम पर राइट एक्शंस जो हैं वो नहीं ले पाई। तो टाइमली इंक्वायरी जो है वो पहलगाम के इस टेरर अटैक, ये इंसिडेंट की भी होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमें पता चले कि कौन कौन से ऐसे लैप्सेस थे। और सिक्योरिटी एजेंसीज और लोकल स्टेक होल्डर्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन कम हुआ है तो ये कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, सर्वेलेंस सिस्टम जो हैं उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो हैं इनको हमें हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। जो पास्ट के लेसन्स हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं और फ्यूचर की स्ट्रेटजीज जो हैं वो आज से एक और रोबस्ट स्ट्रेटजी जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसके लिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डियर फ्रेंड्स, evaluate the balance between security measures and fostering normalcy in Kashmir to ensure long term stability। ये ऐसा विषय है जिस पर हमने अलग अलग एंगल से डिस्कशन की है, आज भी हम कर रहे हैं। आज 3 ऐसे टॉपिक्स, दिस इज द थर्ड टॉपिक। पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील, और ये तीसरा ऐसा टॉपिक है जो इस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। एंड दिस इंडिकेट्स कि ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर डेफिनेटली प्रश्न भी पूछे जाएंगे, अलग अलग एंगल से आपको चीज़ों को देखना भी है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। पहलगाम 2025 वाला ये जो अटैक है, it will join the list of attacks that took place in our country, right? 21st century की बात करें तो सबसे बड़ा अटैक जो नज़र आता है तो 2000 की बात है। छेती
सिंहपुरा, इसका मेंशन भी मैंने आपको दिया था कि बिल क्लिंटन साहब जब भारत की यात्रा पर आए थे तो उस समय पर सिखों की हत्या की गई थी। और ये जो छेती सिंहपुरा जो है, इट इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम दिस पहलगाम। 2001 में क्या हुआ था? 2001 पार्लियामेंट अटैक। फिर 2002 में कालू चौक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2016 में उड़ी या फिर उरी, एंड 2019 में पुलवामा, एंड देन 2025 में ये पहलगाम का अटैक। तो ये सारे जो अटैक्स देखिए 21st सेंचुरी का जो एक पूरा लिस्ट बनता है बड़े टेरर अटैक्स में, तो इसमें यही लक्ष्य है कि भारत को प्रोवोक करना और भारत को डिस्टेबलाइज करना। और ये सारे अटैक्स जो हैं इसमें एक ही देश है, एंड दैट इज पाकिस्तान। इंडिया जो है 2016 में जब प्यूनिटिव स्ट्राइक्स, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर से फिल्म बनी उरी। उसके बाद 2019 में ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की, था उसके बाद ये फाइटर फिल्म देखी होगी आपने ऋतिक रोशन वाली। तो अब ये दो स्ट्राइक्स जब हमने की, उससे पहले क्या होता था कि कठोर निंदा और ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उसके बाद ये 2016 और 2019 में भारत ने जो स्टेप्स उठाए ना, तो पाकिस्तान को भी पता चल गया और दुनिया को भी पता चल गया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर आपको मारेगा। सो अब एक बहुत बड़ा, अब भारत को लोग जो हैं, पूरी दुनिया जो है, दे आर टेकिंग वेरी वेरी सीरियसली कि हमारा देश जो है वो ऐसी चीज़ों पर चुप नहीं बैठेगा। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अभी आप देखिए कितनी सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है। 2020 में चाइना ने लद्दाख में इंकर्जन किया, लेकिन ट्रंप साहब आ गए हैं अब, तो अब चाइना की सिचुएशन अलग है। तो अब चाइना जो है वो भारत के साथ रिलेशंस जो हैं इसको इम्प्रूव करना चाहता है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ समय से डिसएंगेजमेंट जो है ये चल रहा है। अभी चीज़ें ऑल टुगेदर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चाइना थोड़ा सॉफ्ट तो हुआ है। दूसरी तरफ गाज़ा और यूक्रेन वाला जो इश्यू आप देखेंगे, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट एंड यूक्रेन वाला जो वॉर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट हुई तो लग रहा था कि 1-2 हफ्ते के अंदर चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दे आर नॉट एंडिंग। तो अगर युद्ध जैसी सिचुएशन स्टार्ट हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ऐसा नहीं होगा कि 1-2 दिन के अंदर या फिर 1-2 हफ्तों के अंदर चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। यू नेवर नो कि उस पर फिर पॉज बटन कब आएगा। कोविड के समय में ये जो अज़रबैजान है, और अज़रबैजान के बाजू में एक देश है, व्हाट्स द नेम ऑफ द कंट्री, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इट्स नॉट अल्जीरिया, क्या था नाम उसका, एनीवेज। तो ये दोनों देश जो हैं उनके बीच में भी एक छोटा युद्ध हो गया था। एक एनके करके रीजन है वहाँ पर, तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पर युद्ध हुआ था। अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट दिस आर द थिंग्स, दिस इज अ रो डिस्कशन, एज यू नो राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, बट तो ये भी है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। अगर देखेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग के वाइट हाउस में अभी जो ट्रंप साहब हैं, तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिलेशंस थे, जैसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो इश्यूज मीन्स जो रिलेशन था, तो अब इसमें भी काफ़ी सारी दरारें आ चुकी हैं। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान जो है इस पर प्रेशर तो पूरी दुनिया का काफ़ी रहेगा, क्योंकि भारत के रिलेशंस दूसरे देशों के साथ काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्राइसिस भी उतनी ही ज़्यादा चल रही है, इकोनॉमी जो है वो मेल्ट डाउन हो चुकी है। इमरान खान जैसे लीडर जो हैं, जो काफ़ी फेमस हैं, जिनकी लोक चाहना काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जेल में है। मिलिट्री को वहाँ की पब्लिक बहुत प्यार करती थी, आज पब्लिक जो है वो मिलिट्री को हेट भी करने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा वहाँ पर हो रहा है। और जनरल आसिम मुनीर के बारे में तो हमने बात की थी ना, किस प्रकार से वो कैसे गलत गलत रेफरेंसेस दे रहे हैं, झूठे रेफरेंसेस देकर वहाँ के यंगस्टर्स को, वहाँ की आवाम को भड़का रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी, डिस्कशन की थी, राइट। सो द टाइमिंग ऑफ द पहलगाम अटैक ड्यूरिंग ए हाई लेवल यूएस विजिट रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रेटजी टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर। हमेशा से ये चीज़ हुई है।
2019 में जब पुलवामा वाला अटैक हुआ तो उस समय पर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो है वो पाकिस्तान की विजिट पर गए थे और पुलवामा का अटैक हुआ। इस बार मोदी साहब जो है वो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए थे और ये पहलगाम वाला अटैक हुआ। तो ये सारी चीज़ों से पाकिस्तान जो है वो, एक तो ये जो जफार एक्सप्रेस वाला बलूचिस्तान में जो एक इंसिडेंट हुआ था उससे, और ये इकोनॉमी मेल्टडाउन और ये सारी चीज़ों से ध्यान भटकाकर किसी और जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कश्मीर को वो हमेशा एक इंटरनेशनल हॉट टॉपिक के तौर पर गर्म रखना चाहता है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स व्हाट दे हैव डन ऑल द टाइम। तो ऑप्शंस में एक तो है काइनेटिक ऑपरेशन, जैसे बालाकोट स्ट्राइक की थी, वैसे प्रिसाइज, स्विफ्ट, डेलिब्रेट, एक बालाकोट टाइप एक काइनेटिक ऑपरेशन किया जाए, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, जो हैंडलर्स हैं ये पहलगाम के उनको हंट डाउन किया जाए। इससे एस्केलेशन के रिस्क बढ़ेंगे, लेकिन फिर भारत इन चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता भी रखता है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक मेजर्स अगर बात करें तो इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ साथ जो सैंक्शंस हैं उन पर लगाए जा सकते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। आईएसआई और टेरर का जो एक नेक्सस है तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान पर कुछ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। यूएई, यूएसए जैसे अलग अलग देशों, सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो देयर ऑफ कोर्स, तो इन सारे देशों के माध्यम से पाकिस्तान पर प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। और सबसे जो एक ऐसी चीज़ है जो शायद बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी हो, तो लेट मी हाईलाइट दिस थिंग हियर कि मोदी साहब ने अंग्रेज़ी में जो एक भाषण दिया, अंग्रेज़ी में एक जो मैसेज दिया, वो इंग्लिश में ही क्यों दिया? क्या उनको हिंदी नहीं आती है? ऑफ कोर्स आती है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में इसलिए कहा क्योंकि स्ट्राइक के बाद उनका ये बड़ा स्टेटमेंट जब आया तो भारत क्या करना चाहता है, भारत पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था, ये मैसेज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमारे देश के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया को मैसेज देने की एक कोशिश थी। एंड दैट्स व्हाई द मैसेज वाज डिलीवर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस भारत एक्सरसाइज कर सकता है और एक्सरसाइज करेगा, राइट। और एक क्वाइट डिप्लोमेसी अगर हम बात करें तो क्वाइट डिप्लोमेसी में आई वुड से कि कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करे जिससे पाकिस्तान के लिए ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना जो है ये अनवायबल हो जाए, कि भाई अगर हम ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो दिस इज़ अनवायबल, हम फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो भारत को ये सारी चीज़ें, राइट, डोमेस्टिक सिक्योरिटी भी बूस्टअप करनी है, कश्मीर में काउंटर टेररिज्म जो है उसको भी मजबूत करना है, और ये जो इन्फिल्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं तो इनको रोकना है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। और ऐसा भी होगा कि ये टेरर अटैक की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर हमें हमारे जो सिक्योरिटी पर्सोनल हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू। इसका कोई ऑप्शन जो है वो अब हमारे पास नहीं है। कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए तो दिस वाज आल्सो अ बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान। वो ये हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते थे कि कश्मीर जो है वो भारत के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भारत ने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इलेक्शंस भी हुए, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार भी आई, राइट। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रहा है तो इनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन डू। आई थिंक इस विषय पर काफ़ी सारी डिस्कशन जो है वो हमने कर ली है फॉर टुडे। आने वाले समय में अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी देन विल टॉक अबाउट इट। डियर फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव ऑन, राइट, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज, खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए, राइट। दिस सीरीज इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट विल हेल्प यू विथ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स। इट विल मेक योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन मोर शार्प, राइट। एंड यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एनालाइज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ critical minerals in reshaping international trade policies and partnerships। critical minerals जो हैं ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ, बहुत सारी चीज़ें, ग्रेफाइट हैं। और अब अलग अलग देश जो हैं वो सप्लाई चेन को लेकर थोड़े बहुत अवेयर हो चुके हैं। सारी चीज़ें अगर चाइना पर हम रखेंगे, और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं हो रही है, दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर चाइना ही है तो फिर
अगर चाइना के पास इतने पावर्स आ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें अगर वो ब्रेक लगा देगा, जैसे हमने देखा ना कि यूएसए पर ब्रेक लगाई है रेयर अर्थ मटेरियल की, तो फिर आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो भारत जो है इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स। अभी हम हेविली डिपेंडेंट हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, हम सारी चीज़ें इंपोर्ट ही करते हैं, राइट। अगर हम लिथियम की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, निकल की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं 100% हम इनको इंपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक रिजर्व हमारे पास काफ़ी अच्छा है। डोमेस्टिक रिजर्व की बात करें तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट और की बात करें तो वी हैव समवेयर अराउंड 45.9 मिलियन टन्स इन रिजर्व कोबाल्ट। कॉपर की बात करें तो कॉपर इज समवेयर अराउंड 163.9 मिलियन टन्स, ओके। ग्रेफाइट की बात करें तो इट इज़ 211 मिलियन टन्स। निकल की बात करें 189। तो इतना बड़ा रिजर्व होने के बावजूद भी वी हैव टू रिलाई ऑन समवन एल्स। उसके पीछे रीज़न है कि चाइना जो है ये प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये जो मिनरल्स है ये मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ ग्रीन एनर्जी में भी इसका इस्तेमाल होता है। अभी अलग अलग देश जो हैं ये मिनरल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इनफैक्ट यूएसए जो है वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। यूक्रेन ने ऑफर दी थी यूएसए को, फिर यूरोपियन यूनियन ने एक 12 बिलियन यूरो का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका नाम है ग्लोबल गेटवे। याद रखिएगा इस नाम को, ग्लोबल गेटवे। और ये यही है कि जो ये ग्लोबल गेटवे जो हैं ये बेसिकली सेंट्रल एशिया के जो देश है ना, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, राइट, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देशों में जो ये रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं, तो इनकी सप्लाई चेन जो हैं वो ये सारे देशों के साथ हों, या फिर सेंट्रल एशिया से ये सारी चीज़ें यूरोप को मिले। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने 12 बिलियन यूरो का ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। तो इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग इट्स डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। पीएलआई स्कीम के माध्यम से बैटरी, सोलार, ईवी एक्सेट्रा कंपोनेंट प्रोडक्शन में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। डिपेंडेंसी को कम करना है। और अगर भारत कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेता है, अभी भारत ने डिप्लोमेटिकली काफ़ी सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि लिथियम और कॉपर के एक्सेस के लिए हमने जो एक चिली नाम का देश है उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। हमने एमओयू साइन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया हैं, अर्जेंटीना हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स को पता होगा चिली और अर्जेंटीना के बारे में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम का देश है। तो ये सारे देशों के साथ हमने एमओयू साइन किए हैं। और यूएसए के साथ हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फ्रेमवर्क है, आपको याद हो, क्रिटिकल मिनरल्स डायलॉग इसको कहते हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स डायलॉग जो है, तो इसमें भारत जो है वो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से यूएसए के साथ भी एंगेज्ड है कि इन सारी चीज़ों में हम इन्वेस्ट करें। भारत की अभी रिफाइनिंग की और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इसको हमें अब अगर हम इसको इंप्रूव करते हैं तो वी कैन बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। इस चीज़ को लेकर भारत ने एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है वो लॉन्च किया है। इसके लिए कुछ 16,300 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं ताकि हम एक्सप्लोरेशन करें और एक्वायर करें इन सारी चीज़ों को, राइट। और माइनिंग लॉज में बदलाव लाएं ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इसमें, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी ज़्यादा इसमें एंगेज होगी। तो दिस आर द थिंग्स दैट इंडिया इज़ डूइंग एंड व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन फर्दर जापान, साउथ कोरिया, बेल्जियम जैसे जो देश हैं, तो इनके साथ ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल ऐसी बड़ी कंपनीज या बड़े देश के साथ पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें रिफाइनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रिफाइनिंग की कैपेसिटी बढ़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ पर आए तो हमारी कैपेसिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो और सप्लाई चेन अगर डाइवर्सिफाई होती है, राइट। चाइना का एक अल्टरनेटिव के तौर पर हम आते हैं तो पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर आएंगे और जो ट्रांजिशन है, जो ग्रीन ट्रांजिशन है वो भी ज़्यादा स्पीडअप होगा और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे फिर इसमें भारत जो है वो
क्या करता है या फिर हम यहाँ पर क्या कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो करते हैं. बट दिस आर द थिंग्स दैट वी need to do in terms of critical minerals. So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.